भूतिया भेड़िया। एक गांव में रहने वाला गंगाराम अपने ससुराल से लौट रहा था। उसे एक जंगल से होकर लौटना था और रात हो गई थी। उसे बहुत डर लग रहा था। सारा कसूर मेरी साली का है। वो बार बार कहती थी, जीजा जी थोड़ी देर और रुक जाइए, 2 रसगुल्ले और खाइए। वो तो अपने घर में आराम से सो जाएगी, यहाँ मेरी पतलून गीली होने को है। जंगल से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी जो गंगाराम को अधिक डरा रही थी। अचानक गंगाराम ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसकी घिघी बंद गई। एक भयानक चेहरे वाला भेड़िया अपनी लाल जीभ निकालकर अंधेरे में आंखें चमका रहा था। एकाएक उसका आकार बड़ा होने लगा। गंगाराम धीरे से बुदबुदाया, अरे बाप रे, इतना बड़ा भेड़िया, ये तो पूरा शैतान लग रहा है। हे बजरंगबली, मेरी जान बचाइए। गंगाराम पेड़ की आड़ से देखा कि वो भेड़िया एक भालू पर टूट पड़ा है। बड़ा सा भालू उसके सामने बच्चा नजर आ रहा था। भालू बचने का प्रयास कर रहा था और भेड़िया उसे बार बार दबोच रहा था। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत भालू को जख्मी बना रहे थे। कुछ ही पलों में उसने भालू को जान से मार दिया और गंगाराम की तरफ बढ़ने लगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भेड़िया सरकार। तुम वीर हो, परम वीर हो, महावीर हो, मुझ गरीब पर दया करो। मैं कोई भेड़िया नहीं हूँ, मैं इस जंगल का राजा भूत हूँ। आप राजा महाराजा है, शहंशाह है, बादशाह है। इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं? अब इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सबसे पहले तुम्हारी जीभ काटूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारा खून पीऊंगा। अरे 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 बाप रे, गरीबों का सब खून पीते हैं। तुम भूत हो, भला कैसे पीछे रहोगे? भूत भेड़िया गंगाराम की तरफ बढ़ ही रहा था कि इतने में एक हाथी के चिंघाड़ने की जोरदार आवाज आई। भूत भाई, अब हाथी भाई से बचो, ये तो एक ही सुंड के वार से आपको लुढ़का देंगे। क्या कहा? ये हाथी मेरे सामने बच्चा बन जाएगा। अभी उसे मजा चखाता हूँ, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। भेड़िया भूत हाथी की तरफ बढ़ गया और गंगाराम वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो रास्ते में भागता रहा, भागता रहा, भागता रहा। कुछ देर के बाद वो जंगल के आखिरी छोर पर पहुंच गया। जान बची तो लाखों पाए। भगवान इस भूत से सबको बचाए। मेरी जीभ काटकर मुझे गूंगा बनाना चाहता था। बड़ा या भूत कहीं का, अपने आप को। एकाएक उसकी बोलती बंद हो गई। सामने दूर एक पेड़ के नीचे भेड़िया बैठा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो गंगाराम को जिंदा खा जाएगा। गंगाराम मन ही मन सोचने लगा कि हे भगवान, ये नालायक भूत यहाँ कैसे पहुँच गया? गंगाराम ध्यान से देखा तो एक मरा हुआ शत विक्षत हिरण पास ही पड़ा था। हे भूत महाराज, तुमने तो उस बड़े हाथी का खून भी पी लिया होगा। इस हिरण के मांस से भी अपना पेट भर लिया होगा। अब तो पूरी तरह से तृप्त हो गए होंगे। अब मुझ जैसे गरीब को सताने का तुम्हारा मूड तो नहीं करेगा। मुझ पर कृपा करो, मैं तुम्हें हलवा, पूरी, इडली, वड़ा, सांबर, मसाला डोसा जो कहोगे वो खिलाऊंगा। ऐसा लगता है तुमने पी रखी है, जो तुम्हें भेड़िया भी भूत नजर आ रहा है। हिरण तक तो बात ठीक है, लेकिन कोई हाथी मरा नहीं और तुम मुझे उसका खून पिला रहे हो, हलवा, पूरी, मसाला डोसा खिला रहे हो। इसका मतलब तुम भूत भेड़िया नहीं हो? मैं कोई भूत नहीं हूँ। मुझे जंगल में आराम करने दो। तुम भी अपने घर जाओ और सो जाओ। गंगाराम ने सर उठाकर ऊपर आसमान में भगवान का शुक्रिया अदा किया और घर की तरफ चल दिया। उसने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, बाहर जोरदार आवाज सुनाई पड़ी। उसने झट से दरवाजा बंद कर लिया। मैं सबको मार डालूंगा, सबका खून पीऊंगा। इस तरह से मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। गंगाराम और उसकी पत्नी ने थोड़ी सी खिड़की खोलकर देखा तो
गंगाराम का कलेजा मुंह को आ गया। अरे भाग्यवान, जल्दी से खिड़की बंद करो, ये भूत मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। मेरे मायके में क्या किसी ने आपको भांग पिला दी है जो भेड़िया को भूत बता रहे हो? अरे ये भेड़िया के रूप में भूत ही है, इससे ही जान बचाकर मैं जंगल से बचकर आया हूँ। ध्यान से देखो, इसका आकार बढ़ रहा है। अरे अरे हाँ, ये तो शेर बाघ से भी बड़ा होता जा रहा है। मुझे इंसान का खून चाहिए, घर से बाहर निकलो, नहीं तो मैं दरवाजा चीर कर अंदर आ जाऊंगा। अरे अब तो तांत्रिक रामेश्वर जी को बुलाना पड़ेगा, वरना ये भेड़िया ना जाने कितनों की जान ले लेगा। अरे वो देखो, चेतू की बकरी को उसने पकड़ लिया है। अरे बाप रे, चेतू भी लठ लेकर बाहर आ गया है, अब उसकी खैर नहीं। हाँ, अब मुझे बकरी नहीं, ये इंसान चाहिए। भूत भेड़िया ने चेतू की लाठी को मुंह से पकड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। चेतू डरकर पीछे हो गया। भूत भेड़िए ने चेतू की बाहें पकड़ ली और खून चूसने लगा। अरे मार डाला रे, इस शैतान से मुझे बचाओ, ये तो मेरे प्राण नहीं छोड़ेगा। इतने में भेड़िया भूत चेतू को छोड़कर पीछे हट गया और जमीन पर गिर गया। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। चेतू और अन्य लोगों की समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है, भूत के सर पर अब कौन सवार है? भेड़िए और चेतू से कुछ ही दूर पर खड़े तांत्रिक रामेश्वर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने मंत्र शक्ति से भेड़िए के भूत को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। बात उस समय की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। हमारे गांव में 8वीं कक्षा तक ही स्कूल था। उसके बाद सबको पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था। मेरा एडमिशन भी शहर के स्कूल में हो गया। हमारे गांव से बस स्टॉप तक जाने का रास्ता काफी सुनसान था। उस रास्ते में थोड़ी दूर पर ही एक कब्रिस्तान भी था, इसलिए हम 3-4 लड़के साथ में ही बस पकड़ने जाते थे। मैं अक्सर लेट हो जाता तो अकेले ही जाना पड़ता था। एक दिन ऐसे ही जब अकेले जा रहा था तो पीछे से आवाज आई, एक बीड़ी दे दो ना। और खास बात यह थी कि मैं बीड़ी पीता था लेकिन किसी को पता नहीं था। अक्सर मैं उस रास्ते से जब अकेला जा रहा होता था तो बीड़ी जला लेता। तभी मैंने पीछे घूमकर देखा तो धोती कुर्ता पहने एक आदमी था। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। मैंने देखा, फिर उससे कहा कि ठीक है, मैं बीड़ी दे तो दूंगा, लेकिन आप किसी को बताना नहीं कि मैंने आपको बीड़ी दी है, क्योंकि दादाजी को पता चलेगा तो मेरी खाल उधेड़ देंगे। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, आप कहीं बाहर से आए हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तब वह मेरे साथ साथ चलने लगा और बोला, मैं इसी गांव में रहता हूँ। रास्ते भर वह मुझसे बात करते हुए आया। जैसे ही हम बस स्टॉप पर पहुंचे तब तक वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। उसने रास्ते भर मुझसे काफी सारी बातें की, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वह कौन है। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए फिर लेट हो गया था, और जब मैं स्कूल जा रहा था तब मैंने पीछे उसके आने की आहट सुनी। वह फिर आया और बोला, बीड़ी दे दो ना। मैं तो इस उम्मीद में था कि वह फिर आएगा। धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला। मैं अक्सर स्कूल के लिए लेट होता था और रास्ते में वह मुझसे बीड़ी मांगता था। मैं खुद भी बीड़ी सुलगा लेता और उसे भी बीड़ी दे देता। अब मुझे बस पकड़ने के लिए देर हो रही होती तो कोई चिंता नहीं रहती। वह मेरे साथ साथ बस स्टॉप तक जाता। मैं जब बस में चढ़ जाता तब तक वह गायब हो जाता, लेकिन जिस दिन मेरे दोस्त साथ होते वह दिखाई नहीं पड़ता। मैंने ये बात घर में किसी को नहीं बताई थी क्योंकि मुझे कोई शक नहीं था। मैं सोचता था कि वो कोई गांव का ही व्यक्ति है। मुझे कुछ दिनों से बुखार हो गया था। मैं दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में सोया हुआ था। मैं 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। मैं अक्सर अपना कमरा अंदर से बंद कर देता क्योंकि कई बार मेरा छोटा भाई मेरी सारी कॉपी किताब बिखरा देता था और मेरी कलम पेंसिल वगैरह उठा ले जाता था। उस दिन बुखार थोड़ा कम था। मैंने अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे सब खोल दिए। रात का समय था, करीब 1 बजे होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद बुखार की वजह से नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं उठकर खिड़की के पास चला गया। तभी मैंने देखा, ठीक खिड़की के बाहर जो आम का पेड़ लगा था
उसके नीचे कोई बैठा हुआ था। मैंने सोचा इतनी रात को कौन बैठा है। फिर मुझे लगा शायद कोई आम चुराने आया होगा और मुझे देखकर छुपने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया होगा। मैं कुछ नहीं बोला और आकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटा, तेज हवा चलने लगी और अचानक खिड़की के पल्ले खड़खड़ाने लगे। तभी मैंने देखा कि वही धोती कुर्ता पहनने वाला व्यक्ति जो मुझसे बीड़ी मांगता था, मेरे कमरे में आ गया और मुझसे कह रहा था, बीड़ी दे दो ना। मैं अचानक उठकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तब उसने कहा, तुम 3-4 दिन से नहीं आए थे ना, मैंने सोचा तुम्हें कुछ हो गया क्या, इसलिए मैं तुम्हें देखने चला आया। मेरी तो डर के मारे हालत खराब थी। मैंने कहा, आज तो मेरे पास बीड़ी भी नहीं है, आज आप चले जाइए। वह कुछ बोला नहीं और कुछ ही देर में हवा में तैरता हुआ उस खिड़की से बाहर चला गया। उस समय एक तो बुखार की कमजोरी थी और दूसरा इतना बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला सत्य देखने के बाद मैं बेहोश हो गया था। सुबह जब मैं उठा तो देखा माँ मेरे माथे पर गीली पट्टी रख रही थी क्योंकि बुखार ज्यादा था। मैंने जब दादाजी को ये बात बताई तो दादाजी ने कहा, तुमने आज तक ये बात क्यों छुपा रखी थी? वह कोई गांव का आदमी नहीं है, वह तो हमेशा किसी को अकेले देखता है तो उसके पीछे पीछे बीड़ी मांगने के लिए जाता है। ऐसा बहुत बार लोगों ने देखा है, लेकिन वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तभी मैंने दादाजी को बताया कि रात में वह मेरे कमरे में भी आया था। दादाजी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, बस रात में अपनी खिड़की बंद करके सोया करो। उसके 2-3 दिन बाद मेरा बुखार धीरे धीरे उतर गया, मेरी तबीयत भी ठीक हो गई। लेकिन मैंने जब स्कूल जाना शुरू किया तो उसके बाद मुझे वह कभी दिखाई नहीं पड़ा। शायद दादाजी ने कुछ उपाय करवाया था। आज भी उस दृश्य को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर वह कौन था